सुनो, ये दवाई पी लो। नहीं, रहने दो भवानी, अब समय नहीं बचा। ऐसा न कहो, मुझे छोड़कर क्या चले ही जाओगे? समय जो आ गया है भवानी, इसलिए तुमसे पहले जा रहा हूं। जब तक तुम मेरे पास न आ सको, इन दोनों लड़कों की देखभाल करना। इन्हें तुम्हारे हाथों में सौंपे जाता हूं। ऐसा न कहो, जानते हो मेरा कलेजा फट रहा है। गोकुल को छोड़कर उसकी माँ जब मर गई, तब दूसरा ब्याह करने का मेरा विचार नहीं था, कतई नहीं था। पर जब देखा कि उसे मैं अकेला नहीं बचा सकूंगा, तब बहुत डर कर मैं दूसरे ब्याह के लिए राजी हुआ था। भगवान ने मेरी बात, मेरे मन की बात जान ली, इसीलिए तो मुझे ऐसी पत्नी मिली कि कभी कोई दुख न हुआ। सुनो, तुम्हें कष्ट होता है? हाँ भवानी, विनोद इन अंतिम दिनों में मुझे ये दुख न देता तो मैं सुख से शरीर त्याग सकता। ओह, सुनो, तुम विनोद को कुछ भी न दो। इतनी मेहनत से जो धन तुमने कमाया है, वो मैं किसी और के हाथ में जाने नहीं दूंगी। ये दुकान, मकान, बाग, संपत्ति, सब कुछ तुम गोकुल के नाम लिख दो। तुम शांति रखो, मैं दस्तखत कर दूंगी उस कागज पर। हाँ। कर सकोगी भवानी? हाँ। विनोद तुम्हारा अपना लड़का है। हाँ, मैं कर सकूंगी। देखो, तुम्हें छू कर कहती हूँ, मैं जरूर कर सकूंगी। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस यही चाहती हूँ कि तुम निश्चिंत हो जाओ। इस समय तुम्हारे मन में किसी प्रकार का क्लेश न रहे, बस। फिर विनोद का क्या होगा? उसकी चिंता न करो, वो पढ़ा लिखा है, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। और सुनो, वो कितना ही खराब क्यों ना हो, गोकुल क्या कभी उसे छोड़ सकता है? अपने छोटे भाई को गोकुल अवश्य देखेगा। बाबूजी। विनोद आया क्या? नहीं बाबूजी। उसे शायद खबर नहीं पहुंची होगी गोकुल, अन्यथा वो जरूर आता है ना? बाबूजी। ऐसी माँ गोकुल बेटा बड़ी तपस्या करने पर मिलती है। बाबूजी, मेरी माँ मेरी ही रहेगी, पर बाबूजी आप स्वयं विनोद को उसका हिस्सा जरूर दें, अपनी आधी जायदाद। ना गोकुल, सो नहीं होगा। मैंने बड़े कष्ट से, जतन से ये सब कुछ छोड़ा है। अगर ये नष्ट हो गई तो बेटा मुझे परलोक में भी चैन नहीं मिलेगा। गोकुल। जी बाबूजी। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा बेटा। भवानी जी। सुनो, अब ये सब तुम्हारे सुपुर्द है। मैं
क्यों रे, छोटे बाबू को बिना लिवाए लौट आया? सरकार इस गाड़ी से तो नहीं आए छोटे बाबू। इस गाड़ी से नहीं आए? इस गाड़ी से नहीं आए तो क्या और कोई गाड़ी कलकत्ता से आने वाली ही नहीं थी? आने वाली थी ना सरकार, 2, पर घोड़े का दाना पानी नहीं हुआ था, सो मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? थोड़ी देर दाना पानी नहीं मिलेगा तो क्या घोड़ा मर जाएगा? हुजूर, छोटे बाबू किराए की गाड़ी कर लेंगे, आप क्यों परेशान होते हैं? परेशान? मैं परेशान होऊंगा गुमाश्ता बाबू, और वो भी उस अभागे के लिए? घर में औरतें यूं उधम ना मचाए रहती और रात दिन यूं रोना पीटना ना होता तो मैं उस पाजी को घर में भी ना घुसने देता। हाँ, अरे सुनो सुनो तो, कौन है? जरा बढ़कर देखो तो, वो अभागा तो नहीं आ गया? वरना हमारे गुणवान भाई के लिए दोबारा गाड़ी भेजनी होगी। नहीं सरकार, उस गाड़ी में छोटे बाबू नहीं आए। हाँ, तब तो मैं दुख के मारे मर ही जाऊंगा। हैं क्यों? अच्छा अच्छा, सुन लिया। अब जा अंदर जाकर सुना मालकिन को उसके पढ़े लिखे बेटे की कीर्ति। अब अगर वो आया और मैंने उसे फाटक के अंदर घुसने दिया तो मेरा नाम गोकुल मजूमदार नहीं। क्यों बेटा गोकुल, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? ठीक है। तो फिर तुमने कुछ खाया क्यों नहीं बेटा, और अभी से यूं अंदर आकर लेट गए हो? यूं ही। अच्छा बेटा, मेहमानों को बुलाने के लिए न्योते की चिट्ठी तुमने देखी नहीं अभी तक? समय पर अगर न्योते ना भेजे गए ना तो कैसे काम चलेगा? ना भेजे जाए न्योते तो ना सही। इस समय यूं अधीर होने से काम नहीं चलेगा गोकुल। सुनो, जो कुछ हुआ हो ना मुझे साफ साफ बता दो बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगी। माँ, जो तुम्हारी राय पर चले उसका तो कहना ही क्या। बाबूजी तुम्हारी सलाह पर चलते थे तो क्या मैं भी चलूं? मैं तो केवल 10 ब्राह्मणों को भोजन करा के छुट्टी पालूंगा, बस। अधिक आडंबर मुझसे नहीं होगा। क्या कह रहे हो बेटा? राम राम करो, वे अभी स्वर्ग में हैं। भला ऐसे समय ये बातें मुंह से निकालना क्या शोभा देता है? और उनकी तृप्ति कैसे होगी बेटा? वे जो इतनी धन संपत्ति छोड़ गए हैं, अगर ठीक से सारा कार्य नहीं हुआ तो क्या वे वहां सुखी होंगे? माँ, खर्चे के लिए मैं कब मना कर रहा हूँ? जितनी इच्छा हो उतना खर्च करो माँ। पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं माँ। विनोद नाराज होकर घर नहीं आ रहा है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं अकेला क्या क्या करूँ? गोकुल बेटा, क्या विनोद को इस बात की खबर मिल गई है? हाँ माँ, बाबूजी सदा के लिए हम सबको छोड़ गए। क्या इसका पता नहीं लगा होगा उसे? और मेरी तरह उसके भी कलेजे में क्या आग नहीं लग रही होगी? उसे सब मालूम है माँ, सब मालूम है। अगर ये सच है गोकुल, तो बेटा ऐसे भाई के लिए तो दुख न कर। हम समझ लेंगे, हमारे वंश में और कोई लड़का बाला नहीं है जो गुस्से में आकर अपने बाप के श्राद्ध के लिए घर ना आए। उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। बाबूजी क्या बिना समझे इतना बड़ा काम कर गए होंगे? 3-4 दिनों तक ढूंढने पर भी जब कलकत्ते में देवर का पता न चला तो उन्होंने अपने बेटे के सारे गुण पहचान लिए। ये तो तुम हो कि सारा समय भाई भाई करते हो। और कोई होता तो? बेटी, तुम्हें इन सारी बातों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपना काम करो। मैंने आज तक कभी कोई बात नहीं की है माँ जी, लेकिन ये जो खाते पीते उठते बैठते हर समय कहते रहते हैं ना कि मेरा भाई ये पास है वो पास है, उस भाई ने आज तक इनसे घर आकर भले मुंह बात भी की है? अगर इन्हें खुद कुछ लज्जा होती तो किसी को कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी? बहू, और क्या, जब तक ढेर के ढेर रुपयों का बंदोबस्त करना है तभी तक बड़े भैया हैं। मेरी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी, पर अपना रुपया यूं बर्बाद होते देखकर मैं चुप नहीं बैठ सकती। बुद्धू बड़े भैया मिल गए हैं ना, जो जितना हो सके ठग कर वसूल कर लिया है, सो और ठगावे। मेरा क्या है? इन्हीं के बाल बच्चे दर दर मारे मारे फिरेंगे। मैं बुद्धू? कौन कहता है? किसकी हिम्मत है? आखिर ये सारी संपत्ति जोड़ी किसने है? मैंने या विनोद ने? मेरी आंखों में धूल झोंक कर रुपए ले जाए, किसकी हिम्मत है?
चाचा आए हैं माँ, चाचा आए हैं। क्यों री, कब आए तेरे चाचा? बड़ी रात को। क्या कर रहे हैं? अभी उठे नहीं है, कोठरी में सोए हैं। मनवा की माँ, सुना है विनोद घर आया है? हाँ बाबूजी, बड़ी रात गए छोटे बाबू आए हैं। माँ से मिल लिया क्या? माँ ने कहा होगा कि मैंने उसे घर में आने से मना किया है। नहीं बाबूजी, छोटे बाबू ने माँ को बुलाने को मना कर दिया था। हाय रे, कैसी आंखें बैठ गई हैं उनकी, और चेहरा तो बिल्कुल काला पड़ गया है। काला क्यों ना पड़ जाएगा मनवा की माँ। बाबूजी मर गए और लड़का अंत समय उन्हें देख भी ना सका। यही नहीं, जायदाद का एक पैसा भी उसे नहीं दिया गया। उसके दिल पर जो बीत रही होगी वही जानता है। क्यों, ठीक कहता हूं ना मनवा की माँ? हाँ बाबूजी, छोटे बाबू तो अपने पिता पर जान देते थे, लेकिन क्या करें, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है कि दिमाग कुछ गर्म हो जाता है। यही तो बात है मनवा की माँ। भला किसका दिमाग गर्म ना होगा? विद्या क्या उसने कम सीखी है? ऑनर ग्रेजुएट है मेरा भाई। अरे यहाँ इस इलाके में ऐसे कितने आदमी हैं जिन्होंने उसके बराबर पढ़ाई की है। कोई हो तब तो। तुमने ठीक से देखा था मनवा की माँ? क्या सचमुच उसका मुंह उतर गया है? उनके चेहरे को देखकर ही रुलाई आ जाती है बड़े बाबू। तुमने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए तो तुम उसे पहचान सकी हो। वो सदा सुख में रहा है, ऐसे उपद्रवों में उसे पड़ना ही कब पड़ा है। और क्या वसीयतनामा लिख जाने से उसे जायदाद नहीं मिलेगी? क्या जायदाद उसके पिता की नहीं है? और आखिर उसने ऐसा किया क्या है? चोरी की है या डाका डाला है? किसने देखा है? फिर जायदाद क्यों नहीं मिलेगी? क्या न्याय इंसाफ इस संसार से उठ गया है? अरे विनोद अगर नालिश कर दे तो मुझे पाई पाई में से उसे आधा हिस्सा देना पड़े, जानती हो? हाँ बाबूजी, सो तो है ही। जरा इनकी माँ को देखो। अरे भाई, तुम हो औरत, सो औरत की तरह रहो। भला तुम क्यों वसीयतनामा लिखने की सलाह देने गई? ये क्या ठीक काम हुआ? तो फिर बड़े बाबू, आप ही क्यों नहीं उनसे कहते कि भाई तुम अपनी जायदाद ले लो? आप दे दोगे तो फिर और कौन है जो मना करे? लेकिन सभी कहते हैं ऐसा करना मेरे अधिकार में नहीं है। मैं बाबूजी का वसीयतनामा रद्द नहीं कर सकता। अगर कर दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। पर हाँ, अगर माँ राजी हो और तुम्हारी बड़ी बहू राजी हो तो अवश्य कुछ हो सकता है। अरे बिटिया, तेरे चाचा उठ गए? हाँ बाबूजी, उठकर बैठक के कमरे में चले गए, कुछ बोले नहीं। अच्छा अच्छा, जा तू। हुजूर, ये न्योते के लिए मेहमानों के नामों की फहरिस्त भाई, अब इन सब बातों में मुझे क्यों घसीटते हो? सरस्वती देवी जब से हम यहाँ हैं। विनोद से छिपा तो है नहीं कि कौन क्या है और किसकी क्या मर्यादा है। उसी से पूछ लो ना गुमाश्ता बाबू। अब मैं इन बातों में हाथ नहीं डालूंगा। लेकिन हुजूर, छोटे बाबू तो अभी उठे नहीं हैं। उठे नहीं हैं? अरे उसे नींद भूख प्यास कुछ है भी? मनवा की माँ से पूछो, उसने खुद देखा है। कहती है छोटे बाबू को देखकर रुलाई आती है। कैसा तो चेहरा हो गया है। पर बड़े बाबू, नहीं नहीं, हम लोगों से तुम उसकी तुलना नहीं कर सकते। आपका कहना तो ठीक है बड़े बाबू, पर लोग... क्या कहते हो? लोगों की बात के लिए क्या मैं अपने भाई को मार ही डालूं? नहीं नहीं, अभी ये सब बातें लेकर उसे तंग करने की ज़रूरत नहीं। पहले वो थोड़ा बहुत खा पी कर अपनी सेहत तो संभाल ले। अरे विनोद भैया, तुम अपना कलकत्ते वाला मकान छोड़कर चले गए थे बाबूजी मरते समय। वो तो तुमने सुना ही होगा, पर तुमने भी तो खबर नहीं दी ना। जाने दो, ये सारी बातें फिर होती रहेंगी भैया। बस ये काम निपट जाए, फिर एक दान पत्र लिख देने से ही। समझ गए ना विनोद? थोड़े से रुपए बेकार में खर्च होंगे, लेकिन समझ गए ना? और यहाँ के लोग तुम तो खैर जानते ही हो। समझ गए ना भैया? लेकिन छोड़ो वो सारी बातें। बाबूजी कह गए हैं जायदाद दोनों भाइयों की है, वो तो सिर्फ, लेकिन इसकी वजह से कुछ रुकेगा नहीं। और भाई, तुम तो जानते हो मेरे दिमाग का कोई भरोसा नहीं। ये लो, ये संदूक की चाबी तुम रखो। सभी लोग आए हैं, किसे क्या देना है, क्या सत्कार करना है, ये सब तुम ही करोगे। समझ गए ना भैया? आप मुझे इन सारी बातों में मत घसीटिए। मैं किसी चीज़ को छूऊंगा तक नहीं।
छुओगे नहीं? क्यों? भाई मुझे क्या जरूरत है? मैं ठहरा बाहरी आदमी, 2 दिन के लिए आया हूँ, बस फिर चला जाऊंगा। चले जाओगे? हाँ, जाना तो होगा ही। फिर ये सब ठहरा पैसों का मामला, मैं बेचारा बेकार ही। अब यदि ठीक से हिसाब ना हो सका तो आप तो मुझे ही चोर समझेंगे ना, और कौन जाने पुलिस के हवाले ही कर दें। विनोद, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे ना देवर जी? नहीं, कुछ नहीं। सुनो, तुम सावधान रहना। इस समय तरह तरह के छल छंद रचे जाएंगे, लेकिन तुम बाबूजी से बिना पूछे कुछ करना धरना नहीं, समझे? बाबूजी? कौन? तुम्हारे बाबूजी? वो आ रहे हैं? आएंगे नहीं? वे नहीं आए तो ये बखेड़ा संभालेगा कौन? सुनो, दुकान का काम तो तुम उन्हीं पर छोड़ देना। कोई यदि पूछे भी, कह देना मैं कुछ नहीं जानता, बाबूजी जाने। समझ गए ना? बड़े बाबू, नए डिप्टी कलेक्टर साहब आए हैं, उनके साथ वकील साहब भी हैं। ओह, चलो मैं आता हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, विनोद, तुम भी यहीं हो? अच्छा अच्छा। डिप्टी साहब, यही मेरा छोटा भाई विनोद है, ऑनर ग्रेजुएट है। भैया, बड़ा सौभाग्य हमारा कि आप लोग पधारे। अरे विनोद, तुम इनके साथ अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर रहे? यूं चुप रहना क्या शोभा देता है भला? भैया सुनिए तो, क्या आप मुझे इसी समय घर से निकाल देना चाहते हैं? अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगा यहाँ। अरे विनोद, क्या हुआ रे? ये अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा। जानते हैं, मेरी तरह इम्तिहान पास किए हुए लोग गली गली मारे मारे फिरते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, तू जाकर बैठ उन लोगों के पास। अरे देखो तो, छोटे बाबू का वो ऑनर ग्रेजुएट वाला सोने का मेडल कहीं लोग बाग हाथ में लेकर खराब ना कर दें, समझे? बेटा, एक बात पूछता हूँ, हाथ से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात क्या फिर लौटाई जा सकती है? जी नहीं। तो फिर? जी बेटा, ये है मेरी बेटी मनोरमा और तुम ठहरे बेटे। तुम लोगों ने रो रो कर मुझे इस तूफान में नाव की पतवार थामने के लिए बुला लिया है। सो मैं पतवार तो थाम सकता हूँ और थामूंगा ही, लेकिन बेटा तुम्हारे यूं अस्थिर रहने से काम नहीं चलेगा। बाबूजी इसीलिए तो तुम्हें बुलवा लिया है, हम लोग तो कुछ नहीं जानते। बस बेटी, यही तो मैं चाहता हूँ। अरे मामला मुकदमा बड़ी बेढप चीज है, इसीलिए ये साहस किया है कि तुम लोगों को किनारे लगा कर ही यहाँ से जाऊं, फिर चाहे इसमें मेरा कितना ही हर्ज क्यों ना हो। मैं जब एक एक करके इन लोगों को गर्दन पकड़कर बाहर नहीं करूंगा, मेरा नाम निमाय राय सार्थक नहीं होता। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये किसका मुकदमा है? देखा बाबूजी, जो मैं कह रही थी है ना वही बात। पूछ रहे हैं किसका मुकदमा है। बाबूजी सुनिए, इन्हें ठगकर अगर देवर सब कुछ छीन भी ले तो भी मुझे ताज्जुब नहीं होगा। ऐसा ही जान पड़ता है बेटी, पर अब इन बातों को मुझ पर छोड़ो, अब कोई डर नहीं। अरे मैं जो आ पहुंचा। अच्छा, अब कल परसों फिर सलाह होगी। तुम जाओ बेटा, जलपान कर लो, जाओ। अब मेरी समझ में आया कि सौतेली माँ कैसी होती है। क्यों गोकुल, क्या हुआ है? होगा और क्या, तुम लोग कर ही क्या सकते हो? विनोद मुझ पर नालिश करके मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, ये मैं बताए देता हूँ। निमाई राय कोई मामूली आदमी नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ कर रखना। ये तुमसे किसने कहा बेटा कि विनोद नालिश कर रहा है? सभी लोग कहते हैं, कौन नहीं जानता कि विनोद मुझ पर नालिश करेगा। कहाँ? मैं तो नहीं जानती। अच्छा अच्छा, जानती हो या नहीं ये हम लोग देख लेंगे। और कह देता हूँ, अब ऐसे दुश्मन को मैं अपने घर में नहीं रख सकूंगा। कब से कह रहा हूं, समझ में नहीं आता? तुमने क्या हमें भी अपने मालिक के नाई सीधा साधा समझ लिया है? बस बहुत माया फैलाने की जरूरत नहीं, चले जाओ, तुम्हें आज से जवाब मिलता है, समझे? बाबूजी। हाँ गुमाश्ता बाबू। मेरी 4 महीने की तनख्वाह। हाँ हाँ हाँ,
वो तो बाकी है ही। इसके अलावा और भी कुछ तो। बस बस बेटा, तुम चुपचाप बैठे रहो। सुनो महाशय, मालिक वो नहीं, अब मैं हूं। तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। अरे अपना सौभाग्य समझो कि मैं तुम्हें जेल नहीं भिजवा रहा। सुनो जी, अब अगर फिर तुमने बाबूजी की बात में दखल दिया तो या तो मैं गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी या सबको साथ लेकर बाबूजी के साथ चली जाऊंगी। अच्छा बाबूजी, तुम भैया को भी दुकान में किसी काम में क्यों नहीं लगा देते? अरे बेटी, इसीलिए तो मैं उसे साथ लाया हूँ। मैं तो यहाँ ज्यादा दिन रह नहीं सकूंगा, इसीलिए सोचता हूँ नंदलाल को ही सब कुछ समझा बुझा कर और सिखा पढ़ा कर यहाँ रख जाऊं। कुछ भी हो, है तो मेरा ही बेटा। हाँ बाबूजी, ये सभी तरह से ठीक रहेगा। बाबूजी, माँ आई हैं। गोकुल, क्या है माँ? ये सब पागलपन करने के लिए तुमसे किसने कहा? गुमाश्ता बाबू बड़े पुराने आदमी हैं। वे जब तक जिंदा रहें तब तक के लिए मैं उन्हें काम पर रख रही हूँ। संदूक की चाबी और बही खाता लेकर इन्हें दुकान पर जाने दो। और हाँ, एक बात और है, समधी जी दया करके यदि यहाँ आए हैं तो वे रिश्तेदारों की तरह आराम से 2 दिन रहें, सब कुछ देखें सुने, पर उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारी दुकान में चोरी होती है या नहीं। गुमाश्ता बाबू, आप देर न करें, दुकान पर जाएं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बाहर का आदमी आकर दुकान पर बैठे और बही खाते इधर उधर करें। गोकुल, इन्हें चाबी दे दो, ये जाएं। चलो अच्छा हुआ जान बची, बहुत बड़ी झंझट से पीछा छूटा। अरे उधर मेरे शिवजी जैसे मालिक रो धो रहे थे, उन्हें छोड़कर भला मैं कहीं और रह सकता हूँ? और फिर मुझे ऐसी कौन सी गरज पड़ी है कि अपने घर की जमा पूंजी खाकर किसी के जंगल की रखवाली करता फिरूं? लेकिन देखो बेटी मनोरमा, कहे जाता हूं, अगर तुम्हें किसी दिन अपने बाल बच्चों को लेकर गलियों में भीख मांगनी पड़े, और मांगनी ही पड़ेगी, तो फिर मुझे दोष न देना। बेटी 2:30 बज गए हैं, 3 बजी वाली गाड़ी से मैं जाऊंगा। ये तो तुम जानती हो कि सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारे बाप की बात नहीं टल सकती। क्यों बहू, क्या गोकुल नहीं चाहता कि अब मैं इस मकान में रहूं? और यदि गोकुल की यही इच्छा है तो वो खुद आकर सीधी तरह से क्यों नहीं कह देता? तुम्हारे भाई और बाप से इस तरह दिन रात अपमान क्यों कराता है? किसने किसका अपमान किया है ये तो सारा जमाना जानता है माँ जी। एक के फायदे के लिए दूसरे का सर्वनाश करना क्या कोई अच्छी बात है? क्यों बेटी, आखिर मैं किसका सर्वनाश करती हूँ? जिनका सर्वनाश करती हो गालियां भी तो वही देंगे। इसके लिए गुस्सा करने से तो काम चलेगा नहीं। माँ, मैंने एक घर ठीक कर लिया है, कल सवेरे मैं वहां चला जाऊंगा। विनोद बेटा, मुझे भी अपने साथ ले चल, अब मुझसे यहाँ का अपमान सहा नहीं जाता। कल सुबह मैं माँ को लेकर नए मकान में चला जाऊंगा। नया मकान? मुझे बिना पूछे ताछे ही मकान ठीक कर लिया? हाँ। तो यूं कहो कि पढ़ना लिखना छोड़ दिया? जी हाँ। अच्छा, ये तो बताओ कि नए मकान में जाकर माँ को खिलाओगे क्या? जो होगा देखा जाएगा। गोकुल, कल सवेरे ही मैं इस मकान से जाऊंगी बेटा। हम लोगों ने तुम्हारे पैरों में रस्सी बांधकर कोई रोक तो रखा नहीं है। तुम्हारा जहां जी चाहे जाओ, हमारा क्या है? किसी तरह टल जाओ तो जान बचे। लेकिन माँ, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं जो तुम मुझे इस तरह छोड़कर चली जाओगी? मुझे क्या तुमने पाला पोसा नहीं है? मनवा की माँ, ये सारा सामान रखवा लो। लाओ भाई, ये रख दो इधर। हाँ हाँ, मनवा की माँ, ये रहा सब कुछ। अरे यूं मेरी ओर क्या देख रही हो? जानती नहीं क्या, कल वैशाख संक्रांति है। मैं स्वयं सब ब्राह्मणों को जो अपने मोहल्ले में रहते हैं ना, न्योता दे आया हूँ। उस बंदर विनोद के भरोसे तो इस काम को नहीं छोड़ सकता ना। माँ कहाँ है?
शायद सो रही हैं। अच्छा अच्छा, सारा काम काज निपटाने के लिए कुछ आदमियों को भेजे देता हूँ। जैसी माँ है वैसा ही लड़का है, किसी को कोई फिक्र नहीं, मानो सारी चिंता मुझी को है। अच्छा मनवा की माँ, जाता हूँ, माँ से कह देना। हाँ माँ, बड़े बाबू अभी तक घर नहीं आए, यहाँ से खा पी कर कब गए? गुमाश्ता बाबू, उसने तो यहाँ कुछ भी नहीं खाया, केवल एक गिलास पानी पीकर ही निकल गया था। ये लो, आज तो उनका जन्मदिन था। ओह, ये घर से झगड़ा करके चले थे कि मैं आज माँ का प्रसाद खाने जाता हूँ। तब तो मालूम होता है कि आज दिन भर उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। कुछ नहीं खाया? अरे आइए आइए डिप्टी साहब, गिरीश बाबू आप भी हैं, आइए आइए। बनर्जी महाशय नमस्ते। विनोद तुम? अच्छा अच्छा, समझा, मुझसे उलझने आए हैं। तुम ही लाए हो? नहीं नहीं विनोद, अच्छी बात है। तो जाइए और करा दीजिए नालिश। मैं इस पॉपी को एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये शराब पीता है। खैर मान लिया कि पीता है, पर तुम इसका हक मारने वाले कौन होते हो गोकुल? आज तो हम सभी फैसला करने ही आए हैं। तुम समझते हो कि विनोद अकेला क्या करेगा? अरे हम सब हैं इसके साथ और हम ही लाए हैं इसे। ये बताओ कि इस बात का क्या प्रमाण है कि तुमने अपने पिता के मरने के समय जालसाजी करके वसीयतनामा नहीं लिखवाया? मैंने जालसाजी की है? कौन कहता? गोकुल बाबू आप उत्तेजित ना हो, जरा शांत होकर उत्तर दें। यूं जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा गोकुल, तब तो तुम्हारी माँ को ही अदालत में जाकर गवाही देनी पड़ेगी ना? क्या कहा? मेरी माँ को अदालत में खड़ा करोगे? गवाहों के कटघरे में? तो ले जाओ तुम सारी जायदाद, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं अदालत नहीं जाऊंगा, अपनी माँ को लेकर काशीवास करूंगा, चला जाऊंगा। गोकुल बेटा जरा रुको, ये क्या कर रहे हो? चुप मुझे। विनोद आंख मत, इधर आ, इधर आ। ये देख मैंने पैर बढ़ा दिया है। इसको छूकर कह दे कि तेरा भाई जालसाज है। अगर इसी समय सारी जायदाद तुझे ना दे दूं तो मैं बैकुंठ मजूमदार का बेटा नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे करने दो उन्हें नालिश, अदालत में जो फैसला होना होगा हो जाएगा। इस तरह कसम खाने खिलाने से क्या होता है? चलो चलो अंदर चलो। नहीं, मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हटूंगा। बाबूजी सुन रहे हैं, उन्होंने कहा था गोकुल ये तुम दोनों भाइयों की जायदाद है, जब विनोद ठीक राह पर आ जाए तो उसका हिस्सा उसे दे देना। वो देख रहे हैं स्वर्ग से कि मैं उस संपत्ति की यक्ष की तरह रक्षा कर रहा हूँ। मैं तो दिन रात यही मानता हूँ कि जल्दी वो दिन आए जब ये सुधर कर अपने घर आए और ये कहता है कि मैं जालसाज हूँ। आ भागे, आ और मेरे पैर छूकर इन सब लोगों के सामने कह दे कि मैंने जालसाजी करके तेरी संपत्ति छीन ली है। विनोद कहो ना पैर छूकर, है? अरे तुम्हें डर किस बात का है? हम सभी तुम्हारे साथ हैं। भला ऐसा अवसर और कब मिलेगा? हाँ, ऐसा अच्छा अवसर मुझे फिर न मिलेगा। भैया मैं तुम्हारे पैर छूकर कहता हूं कि मैं तुम्हें पहचानता हूं। अगर मैं तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें जालसाज कहूं तो मेरा यह दाहिना हाथ इसी समय कटकर गिर जाए। ऐसी झूठी बात मैं कभी न कह सकूंगा, पर हाँ आज यही पैर छूकर मैं कसम खाकर कहता हूं कि अब मैं कभी शराब न छूऊंगा। भैया तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आज से इस योग्य बन सकूं कि अपने आप को तुम्हारा छोटा भाई कह सकूं और तुम्हारे सम्मान की रक्षा करता हुआ तुम्हारे चरणों की छाया में ही अपना सारा जीवन बिता सकूं। विनोद भैया